कि पूरी दुनिया में करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में इन मुकदमात को ख़त्म किया जा रहा है। अगर किसी ने करप्शन की है तो फिर रियासत या रियासत की जो इदारे हैं प्रोसिक्यूशन के, उसको प्रूव करें कोर्ट ऑफ लॉ में। इशारा दे दिया है कि वो वापस असम्बली में आने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त आयद कर दी और शर्त यह है कि जो अमरीकी साइफर है उसकी तहकीकात करवा ली जाए, मैं वापस पार्लियामेंट में आने को तैयार हूँ। साइफर जो है ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ये मामूल की बात है। लेकिन वो कहते हैं कि जो अमेरिका ने जो कुछ किया था उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की कनाइवेंस हुआ, सो आप उसमें शरीक जुर्म है। भला मानो कॉन्स्पिरेसी भी हुई है, मेंबर्स नेशनल असेंबली ने आपको निकाला ना, तो डोनाल्ड लू ने आके वोट डाला इधर। इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि जी ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ हमें किसी तरह से IMF का प्रोग्राम मिल जाए। इस वक्त पाकिस्तान पे जो मईशत पे दबाव है वो IMF की वजह से तो नहीं है, ये मुल्क में सियासी जो अफरा तफरी है ये उसकी वजह से है। एक साल और ये सियासी अदम इस्तेहकाम रहा और मुल्क में इलेक्शन ना हुए और इस्तेहकाम ना आया तो मुल्क एक बहुत बड़े खतरे से दो चार हो सकते हैं। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मुल्क की मैशत बर्दाश्त नहीं कर सकती है ये चीज़, क्योंकि देयर इज नो क्रेडिबल गवर्नमेंट सिटिंग इन द कंट्री। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में इस वक्त चीन के साबिक वज़ीर इंसाफ फू ज़ैंगवा को करप्शन पे सज़ा सुना दी गई है। वो एक ज़माने में बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का सरबराह भी रहा। वो चीन के मरकज़ी सियासी और कानूनी मामला देखने वाले कमीशन का रुकन भी था। फू की उम्र इस वक्त 67 साल है और उस पर रिश्वत लेने और चीन के कानून की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगा। उस पर तकरीबन $1 करोड़ 65 लाख रिश्वत लेने का इल्ज़ाम था। उस पर चीनी शहर शैंगशन की इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। इस्तिगासा ने उस पर जुर्म साबित कर दिया और चीन के साबिक वज़ीर इंसाफ को अदालत ने मुअत्तल शुदा सज़ाए मौत सुना दी, यानी उसकी सज़ा को अब उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। जज ने अपने फैसले में कहा कि फू ने 2005 से 2021 तक मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तैनातियों के दौरान अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल किया, लिहाजा अदालत ने उसे न सिर्फ उम्र कैद बल्कि ताहयात सियासत पर पाबंदी, उसे सियासी हुकूक से महरूम करने और उसकी तमाम जायदाद भाग्य सरकार जब्त करने का हुक्म दे दिया है। मौजूदा चीनी सदर शी जिनपिंग की करप्शन के खिलाफ मुहिम के दौरान 10 लाख से जायद सरकारी अफसरान को चीन में करप्शन पर सजाएं सुना दी गई हैं। साबिक वज़ीर इंसाफ फू ज़ैंगवा से पहले इन्हीं दिनों में चीन के सूबा जियांगसू के सीनियर सियासतदान वैंग लाइक को $62 मिलियन रिश्वत लेने के जुर्म में सजा सुनाई गई। और इन्हीं दिनों में यानी गुज़श्ता एक हफ्ते में चीन में 3 साबिक पुलिस चीफ, यानी जिस तरह हमारे यहाँ किसी सूबे का IG पुलिस होता है उस तरह वहाँ के जो 3 पुलिस चीफ्स थे उन्हें भी करप्शन इल्ज़ामात में सख्त सजाएं, एक को 15 साल, एक को 14 साल और एक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये हुकूमत NRO 2 लेकर आई है और जो नैब ऑर्डिनेंस 2022 मुतारिफ करवाया गया, जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला लीडरशिप है, जिनके ऊपर करप्शन के कई इल्ज़ामात थे और वो केसेस नैब की अदालतों में चल रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अब ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मजबूरी सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नज़ीर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये जो इमरान खान साहब अपने जलसों में आज भी, कल भी, परसों भी रोज़ वो ये तासुर दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन मुकदमात को ख़त्म किया जा रहा है। शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है, अगर तो वो किसी की बिहेस्ट पे फेक केसेस बनाता है तो फिर तो अल्टीमेटली जो कोर्ट्स के फैसले आते रहे, अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला एहसन इकबाल के बारे में आया है, तो वो तो खैर आपकी नज़र से गुजरा होगा। बिल्कुल। तो उसने कहा, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्म ट्विस्टिंग के लिए ये नैब का इदारा यूज़ होता रहा। अगर किसी ने करप्शन की है
तो फिर रियासत या रियासत की जो इदारे हैं प्रोसिक्यूशन के, उसको प्रूव करें कोर्ट्स ऑफ लॉ में, और फिर कोर्ट्स ऑफ लॉ जो है उसकी कन्विक्शन करें। अगर आप फेक मुकदमे बनाएंगे, बेबुनियाद मुकदमे बनाएंगे, तो फिर कन्विक्शन नहीं होगी। जब कन्विक्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली उनकी एक्विटल हो जाएगी। इसी तरह आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बेशुमार मुकदमे बने, किसी एक मुकदमे में कन्विक्शन नहीं हुई। एक मुकदमे में कन्विक्शन की, लेकिन वो फिर जजेस की जो गुफ्तगू थी उस वक़्त के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, तो जिस तरह कन्वे हुआ, फिर 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ा। तो अगर किसी ने करप्शन की है तो वी डोंट डिफेंड करप्शन, लेकिन उस करप्शन को कोर्ट ऑफ लॉ में एस्टैब्लिश करें। ये बाँ ना करे जिस तरह इमरान खान पिछले 4 साल से बाँ कर रहा है, एक केस एस्टैब्लिश नहीं कर सका। और फिर जो उन्होंने वो फरा गोगी को NRO दे दिए, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी बनी, तो जो प्रोविंशियल करप्शन एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है उन्होंने उसको फारिग कर दिया। तो ये जो नैब लॉज के बारे में बात करते हैं, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए भी बने हैं, अमेंडमेंट आई है। लेकिन उससे पहले इमरान खान से पूछो कि तुमने जो ऑर्डिनेंस जारी किया था अमेंडमेंट का, नैब ऑर्डिनेंस का, जिसमें मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को आपने जुर्म नहीं करार दिया था, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स जो है ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं थी, तो आज तक ये नारे तो लगाता रहा, तो किसी को एस्टैब्लिश नहीं किया आपने, किसी के खिलाफ केस बिल्कुल सही बुखारी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूं कि नैब या जितने भी इदारे हैं प्रोसिक्यूशन के, वो माजी में इस्तेमाल हुए हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी। लेकिन उसके साथ साथ सर, आपका ये कहना है कि अदालतें बरी करें ना, तो अदालतें बरी करें ना। जो ऑर्डिनेंस आपकी हुकूमत लेकर आई है इस वक्त, मुत्तहिदा हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, ये तो ऑर्डिनेंस इस नोयत का है कि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इसमें नजर आ रही है। यानी हर करप्शन के स्कैंडल में मुबैना तौर पर जो जिस नुक्ते पर फंस रहा है, उसी नुक्ते को लाके ऑर्डिनेंस में डाल दिया गया। नो, देखिए, अभी ये ऑर्डिनेंस नहीं है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। थोड़ी आपकी तस्लीम मैं कर दूं। ठीक है। ऑर्डिनेंस वो था जो इमरान खान लाया था और वो लैप्स कर गया, उसी की बुनियाद पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। अदालतों का काम कानून बनाना नहीं, अदालतों का काम कानून के मुताबिक अमल दरामद करवाना। और जो केसेस थे मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के, उनमें पहले भी एक्विटल हुई ऑर्डिनेंस के दरमियान, अभी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। जो काम हर लॉ में प्रोटेक्शन होती है, अगर कोई गुड फेथ में काम करता है तो वो प्रोसिक्यूट नहीं होगा। तो अभी ये केसेस बने, ये आया, ये केस जो एहसन इकबाल का है, ये ऑर्डिनेंस की वजह से एक्विटल हुई है। ये तो ट्रायल कोर्ट ने एक्विट नहीं किया, ये तो हाई कोर्ट ने एक्विट किया, जहाँ पे वो गए हैं सही है अपने ग्रीवेंसेस लेके, और उन्होंने कहा यहाँ ट्विस्टिंग थी, कोई केस एस्टैब्लिश ही नहीं होता था। 2009 में पब्लिक ऑफिस होल्डर एहसन इकबाल था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक के बेल की में कहा ये तो आम ट्विस्टिंग है। वो BMW का केस बना आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, तो वो केस मैक्सिमम ये था कि शॉर्ट लिव ड्यूटी थी, कोई क्रिमिनल केस नहीं था। आए दिन ये CPR और FPR के केसेस होते हैं, और वो भी एस्टैब्लिश नहीं हो सका कि शॉर्ट लिव ड्यूटी थी। तो बात यह है कि इन इदारों को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, और ये जो चेयरमैन नैब था वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, उसको तो आर्म ट्विस्टिंग करके उससे काम करवाया जा रहा था। इमरान खान से ये पूछे तुम अपने जवाब क्यों नहीं देते जो तुम्हारे खिलाफ नैब के केसेस हैं। अच्छा, अब उनका जवाब यही बुखारी साहब, यही जो आप कह रहे हैं कि वो अपना जवाब क्यों नहीं देते, जिस तरह आपकी हुकूमत केस जो तो आपका जिस तरह आपकी हुकूमत बुखारी साहब फरमा रही है, यानी पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, जैसे आप फरमा रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ जितने केसेस हैं वो सारे जाली हैं, सारे झूठे हैं, उनमें से कोई केस ठीक नहीं है, तो फिर इसी उसूल पे उनको भी ये हक मिलना चाहिए। वो भी कहेंगे कि मेरे खिलाफ सारे जाली केसेस हैं, फरागोगी के खिलाफ भी जाली केसेस हैं, खातून अव्वल से मंसूब भी सारे केसेस जाली हैं, तो फिर तो कोई भी इस मुल्क में फिर सारे कहेंगे जाली केसेस है हमारे खिलाफ। हमने तो एस्टैब्लिश किया ना कोर्ट में, भाई मेरे, हमने खाली जलसों में नहीं कहा जाली हैं, हमने कोर्ट में एस्टैब्लिश किया
कोर्ट ऑफ लॉ ने क्विट किया। ये तो नारे खाली लगा रहे हैं ना जलसों में बैठ के। ये जिस दिन एक्विटल इनकी कोर्ट से होगी ना फिर हम मानेंगे। वैसे ओके हम बेगुनाह हैं, हर एक्यूज का ये राइट होता है वो अपने आप को बेगुनाह के। सही है। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ लॉ में वो एस्टैब्लिश करे अपनी इनोसेंस, लेकिन उसमें भी बुनियादी बात प्रोसिक्यूशन की है कि केस एस्टैब्लिश करना प्रोसिक्यूशन का काम है। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि मुल्ज़म अपनी बेगुनाही साबित नहीं करता, इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करता होता है। लेकिन इसमें खैर इसमें बुखारी साहब पूरी दुनिया में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या फाइनेंशियल क्राइम्स हैं इसमें दो तरह की सोच पाई जाती है। एक जो आप फरमा रहे हैं, दूसरा ये है जो कई मुल्कों में ये उसूल राइज है कि अगर इस्तगासा ने यह साबित कर दिया कि किसी के पास एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं या उसका लिविंग स्टाइल बियॉन्ड मीन्स है तो फिर अब उसको साबित करना है। पहले बियॉन्ड मीन्स एस्टैब्लिश करे ना। बुनियादी बात तो ये है, पहले तो एस्टैब्लिश करे ना कि इसके पास जो दौलत है बियॉन्ड मीन्स है। अगर कोई से किसी सूबे में एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है और अगर कोई बिजनेसमैन एग्रीकल्चरिस्ट भी है, फार्मर भी है, सही है, तो उसकी तो मल्टीप्लाई। याद है एक ज़माने में जी ये पोल्ट्री फार्म्स को ना 80s में उनको इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन थी। अच्छा, तो बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग पोल्ट्री फार्मिंग में आ गए थे उसका बेनिफिट लेने के लिए। आई स्टिल रिकॉर्ड इन 80s ये इंसेंटिव था पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के लिए इंसेंटिव है, उनके पे इनकम टैक्स नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है बुखारी साहब, आगे बढ़ते हैं। दो तीन और अहम सवाल। एक तो इमरान खान साहब ने हमारे प्रोग्राम से कुछ देर पहले ये पेशरफ्त हुई कि इमरान खान साहब ने इशारा दे दिया है कि वो वापस असम्बली में आने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त आयद कर दी और शर्त यह है कि जो अमरीकी साइफर है उसकी तहकीकात करवा ली जाए, मैं वापस पार्लियामेंट में आने को तैयार हूं। देखिए उसकी तहकीकात 2 दफ़ा हो चुकी है और तहकीकात ये साइफर जो है ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ये मामूल की बात है और वो उनका नहीं था, स्टेट डिपार्टमेंट का नहीं था। ये इनफॉर्मल मीटिंग में गुफ्तगू शुनीद हुई, उन्होंने कन्वे कर दिया। लेकिन 2 दफ़ा आपकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में डिस्कस हो चुका है, उन्होंने कहा कोई थ्रेट नहीं था। इसके बावजूद आपने डिमांड को दे दिया। तो आप आए दिन तलब करते हो इंडियन उसको बाकियों को अपने फॉरेन ऑफिस में और प्रोटेस्ट लॉन्च करते हो। तो प्रोटेस्ट लॉन्च हो सकता था ना, बाकी क्या किसी को फांसी दे देंगे उसके साइफर पे? सही। व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड ये बता देना। वो तो कहते हैं कि वो अमेरिकन नेशनल को आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान में। बुखारी साहब वो तो बड़ा सीरियस ऑफेंस कह रहे हैं ना। खान साहब के मुताबिक तो उनकी हुकूमत उल्टाई गई, ये गद्दारी है, बड़ा ऑफेंस है उनकी नजर में। नहीं क्या सीरियस ऑफेंस आप मुझे बताए? नहीं ऑफेंस नजर है कि जो हमारे मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी करे और हमारे मुल्क की सरजमीन पे करे। एक बंदा अमेरिका में बैठ के अमेरिकन नेशनल है, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, उस पर आप क्या मुकदमा बनाएंगे? उसको कैसे प्रोसिक्यूट करेंगे? उसको कैसे यहाँ लाएंगे? बिल्कुल सही है। ये कोई अक्ल दानिश है इनमें? अच्छा। लीगल टीम में और इमरान खान। अच्छा बुखारी साहब उसको तो नहीं ला सकते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू को कौन लेकर आएगा भाई? अमेरिकन नेशनल है वहाँ का, वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसको कैसे लाएंगे? लेकिन वो कहते हैं कि जो अमेरिका ने जो कुछ किया था उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की कनाइवेंस हुआ, सो आप उसमें शरीक जुर्म हैं। आप लोगों को तो यह पूछा जा सकता है ना। No, this is another stupid thing. कनाइवेंस क्या थी? आपसे आपके दादी नाराज हो गए, वो आपको छोड़ के चले गए। आप के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हुई? हर अपोजिशन का राइट होता है कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ वो नो कॉन्फ्रेंस लेके आए, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और उन्होंने नेशनल असेंबली में एस्टैब्लिश किया कि आपको इक़्तिदार से निकाला लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली
और उस कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए तरीके पे, तो फिर किधर कॉन्स्पिरेसी हुई? भला मानो कॉन्स्पिरेसी भी हुई है, मेंबर्स नेशनल असेंबली ने आपको निकाला ना, कोई डोनाल्ड लू ने आके वोट डाला इधर। सही है। आपके तादी जे, आपके तादी अख्तर मेंगल साहब छोड़ गए, MQM आपको छोड़ गई, शाहजैन बुगटी आपको छोड़ गए, और आपके आज़ाद छोड़ गए, वो फॉर्मर स्पीकर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी छोड़ गए, असलम भूटानी, वो छोड़ गए। आपके पास तादाद भी पूरी थी, और आप तो कहते थे कि मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं वेलकम करता हूँ अदम एतमाद लेके आए। अब क्यों चीखें निकल रही हैं? सही है, ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, ज़रा आगे बढ़ते हैं। बिलावल साहब चूँकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी और आपकी पार्टी के सरबराह भी मौजूद हैं अमेरिका, और बिलावल साहब ने वहाँ एक स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट को इमरान खान साहब की उस स्टेटमेंट के साथ मिलाया जा रहा है जो स्टेटमेंट उन्होंने आपके खिलाफ दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी चूँकि ये करप्ट जमाते हैं, इनकी लीडरशिप करप्ट है, लिहाजा इनको नए आर्मी चीफ को लगाने का इख्तियार नहीं मिलना चाहिए। अब बिलावल साहब ने क्या क्या वो जरा सुनवाइए। Mr. Khan wanted to ensure that every appointment, whether it was within the ISI or whether it was in the army, were politically partisan associates to him. This is an existential threat to our democracy, that if instead of being service to the state of Pakistan and commanders of our armed forces, they conduct themselves as a wing of the Tehreek-e-Insaf political party. जी बुखारी साहब, बिलावल साहब ने भी ये सख्त बात नहीं कर दी कि इमरान खान किसी ऐसे जर्नैल को लगाना चाहते हैं जो पॉलिटिकली पार्टिजन और उनके साथ एसोसिएटेड होगा? किसी ऐसे जर्नैल को लगाना चाहते हैं जो पॉलिटिकली पार्टिजन और उनके साथ एसोसिएटेड। देखिए, कुछ लोगों पे इस किस्म की खबरें चलती रहीं साबका द्वार में से जनरल पाशा जब ISI के चीफ थे तो उनके बारे में ये था कि ही सपोर्टेड इमरान खान और ही वाज इन लीग विद इमरान खान। ये तो बातें होती हैं पॉलिटिकली, लेकिन मैं समझता हूँ आया दुनिया के किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट इस तरह होती है जैसे ये इमरान खान करना चाहता है। इमरान खान की पोजीशन क्या है आज लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली? वो ना लीडर ऑफ हाउस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं इसलिए समझता हूँ कि उसका अभी तक वो इस्तीफे वाली बात दरमियान में पड़ी है। अगर वो सीरियस थे इस्तीफे पे तो चले जाते चैम्बर में स्पीकर के पास, एंडोर्स करते उस बात को। तनख्वाहें भी ले रहे हैं, अपार्टमेंट भी यूज़ कर रहे हैं। मुझे पता है किस कैपेसिटी में कहते हैं आर्मी चीफ या मैं अपॉइंट करूँगा या मैं करना चाहता हूँ। ये टोटल प्रेरोगेटिव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री का है, और फिर ये इन कंसल्टेशन विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और वो जो अदारा है, वो जो एक प्रेसिडेंट है, उसके मुताबिक 5 नाम 6 नाम भेजते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव आफ्टर कंसल्टेशन, एक नाम भेजता है प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन के लिए। तो इमरान खान की हैसियत क्या है लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग? जलसा करना और बात, बंदे इकट्ठे करना और बात, लेकिन वेयर डज ही लीगली स्टैंड्स टुडे? इज ही अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? और इवन लीडर ऑफ अपोजिशन का भी रोल कोई नहीं है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट में। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए होगा, वो नैब चेयरमैन के लिए होगा, लेकिन इस ओहदे के लिए नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। आप बिल्कुल बाय द बुक अगर बात करें तो थ्योरेटिकली बात करें, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव होता है कि किसको आर्मी चीफ लगाता है, इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं है। लेकिन वो आप बात कर रहे हैं थ्योरेटिकली बाय द बुक, वो कह रहे हैं कि मॉरली कैसे उन लोगों को इख्तियार दे दिया जाए आर्मी चीफ को लगाने का जो करप्ट है। कोई एस्टैब्लिश्ड कोर्ट ऑफ लॉ से वर्डिक्ट है करप्शन की अगेंस्ट शहबाज शरीफ? अनटिल प्रूवन गिल्टी एवरीबडी इज टेकन टू बी इनोसेंट। केस बनते रहते हैं, केस बना हुआ है, केस इमरान खान पे भी बने हुए हैं, लेकिन वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली
He is the Prime Minister of Pakistan. How can Right. Imran Khan stop him? राइट, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान ये बता पीपल्स देना। पार्टी के सीनियर रहनुमा चेयरमैन सेनेट सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब। उनका ये सवाल है और इस सवाल का कानूनी जवाब तो यही बनता है जो वो खुद जवाब दे चुके हैं बुखारी साहब के। प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम हो ना हो, आर्मी चीफ लगाना उन्हीं का प्रोगेटिव है, उनसे ये कोई हक छीन नहीं सकता। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ होंगे माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब। ब्रेक के बाद खुशामदेद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब, प्रिंसिपल नस्ट। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस पे तवक्को थी इस हुकूमत को कि इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि जी ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ हमें किसी तरह से IMF का प्रोग्राम मिल जाए, और IMF की पहली किस्त आ जाए। अब 1 महीना तकरीबन हो चुका है, शायद 1 महीने से भी ज़्यादा। IMF की डील भी डन हो गई, IMF की किस्त भी आ गई। इसके बावजूद पिछले 22 दिनों में डॉलर मुसलसल उसकी कदर में इजाफा हुआ है, रुपए की कदर में कमी हुई है। देखिए, बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं बहुत मर्तबा ये कह चुका हूँ, IMF का प्रोग्राम हो या IMF का प्रोग्राम ना हो, इस वक्त पाकिस्तान पे जो मईशत पे दबाव है वो IMF की वजह से तो नहीं है, ये मुल्क में सियासी जो अफरा तफरी है ये उसकी वजह से है। तो IMF का प्रोग्राम अगर हो भी गया है तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। आपके मार्केट में उसी तरीके से बेयकीनी की सूरत हाल है। हमारे एक्सचेंज रेट जो है वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है IMF के प्रोग्राम से। वो अपने हिसाब से जिधर मर्जी है उधर जा रहा है। और इसमें हमारे खिलाड़ी भी बहुत जो हैं, यहाँ बैंक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। स्टेट बैंक ने कहा भी है कि कोई 8 कमर्शियल बैंक हैं, उनके जो ट्रेजरर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें स्टेट बैंक के भी लोग मिले हुए हैं इसके अंदर में, इसलिए अभी तक उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ ये बताया है और ये कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यार, इस पर इन्वेस्टिगेशन की क्या बातें होती हैं? आप देख लो कि इससे पिछले इसी पीरियड में उन्होंने कितना कमाया था इस एक्सचेंज मार्केट से, और इस पीरियड में कितना कमाया है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर कमाई है तो उससे पूछ लो कि भाई कहाँ से आया ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कमाई। दूसरी ये है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी ये बैंकों के नुमाइंदे आए थे, उन्होंने तो ब्लेम ये किया कि जी बस चूंकि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमने एक्सप्लॉइट किया मार्केट को। उन्होंने इसको कहा कि हमने एक्सप्लॉइट किया है मार्केट को क्योंकि डिमांड आपकी ज़्यादा थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक। उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो रेगुलेटर है लेकिन उसके लोग अंदर से मिले हुए हैं इसके अंदर में। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक कि रेगुलेटर इसमें इन्वॉल्व ना हो, कमर्शियल बैंक इतनी दीदा दिलेरी से ये काम नहीं करेगा। और इसके अलावा ये फॉरेक्स एसोसिएशन वाले हैं, इनकी तरफ भी नजर रखने की जरूरत है कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये तबाही एक नया जो अभी इस वक्त सिचुएशन बन रही है कि अक्टूबर मिड में चूंकि मुफ्ता इस्माइल साहब का टाइम मुकम्मल हो रहा है और इसहाक डार साहब ने वापसी का इशारा दे दिया है कि अगले हफ्ते के यानी इख्तिताम से पहले वो वापस पाकिस्तान आएंगे और उनके लिए सारे रास्ते साफ़ हो गए हैं, उनके केसेस भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, उनको अदालतें भी कह रही हैं जिनको कोई गिरफ्तार न करे, तो उनको बड़ा ज़बरदस्त पुरतफाक वेलकम किया जा रहा है। वो क्या कर लेंगे आगे पर? देखिए, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या बात है हमारे मुल्क की अदालत की भी कि कभी किसी को मफरूर करार दे देते हैं और कभी किसी को प्रोटोकॉल देकर उसे वज़ीर ख़जाना तक वज़ारत ख़जाना तक पहुँचा देते हैं। ये सब मेरे ख्याल में गालिबन पाकिस्तान में ही होता होगा, या उनको जो मफरूर करार दिया गया था या उनके खिलाफ जितने मुकदमात थे या वो सही नहीं थे या फिर ये सही नहीं है जो भी हो रहा है। दोनों तो बातें तो सही नहीं हो सकती है ना। तो ये हमारे अदालतों को भी देखना चाहिए कि ये बातें दुनिया में लोग इसकी तरफ देखते भी हैं कि या किसी को आप उसको मफरूर भी करार दे दें
और उसकी जायदादों को भी नीलाम करने के का हुक्म दे दें और फिर उसी शख्स को आप बिल्कुल ड्राई क्लीन से निकाल कर और उसको वजारत के ओहदे तक पहुंचा दें। तो ये एक बिसाइड जो है इकोनॉमिक्स, ये मुझे अच्छा नहीं लगा इस किस्म की चीज़ें, इसलिए मैंने ये शेयर किया। और हम आपने ये सही कमेंट किया कि पॉलिटिकल इज्जत करता हूँ डॉक्टर साहब, हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, तो पॉलिटिक्स में ये भी डिस्कस होगा। लेकिन ये है कि मैं अपनी अदालत की बहुत इज्जत करता हूँ और जो हमारे जजेस हैं माशाल्लाह बहुत काबिल जजेस हैं, तो अगर वो इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो लोगों के जहन में ये चीज़ें तो उठती तो हैं। हालांकि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि या तो वो सही गलत बात थी या फिर ये गलत बात है। दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती है ना, जो सागदार साहब के साथ हो रहा है या हुआ था। अब रहा कि वो क्या कर लेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या कर लेंगे। कहने का मतलब है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अल्लाह करे, मेरी तो दुआ होगी कि वो आए तो कुछ चीज़ों को संभाला दें। मैं यही दुआ कर सकता हूँ उनके लिए। नहीं, लेकिन आपने उनकी दवा पहले देखी है ना। अब दुआ तो चले हम सब करते हैं, लेकिन आपने उनको दवा करते भी देखा है। तो उनकी पहले वाली दवा जो जब पहले वो रहे हैं वज़ीर ख़जाना, उसको देखते हुए वो क्या कर लेंगे फिर? देखिए, जो पहले जब वो वज़ीर ख़जाना थे तो उस वक्त माहौल पाकिस्तान का इतना ख़राब तो नहीं था और यह माशी सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। जो वज़ीर आता है, आपने जितना भी उसकी एबिलिटी होती है वो उसी हिसाब से उस पर काम करता है। कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कुछ कहेंगे नहीं इतना अच्छा काम नहीं किया था, कुछ कहेंगे बहुत ही ख़राब किया। अब जो हालात हैं वो उससे कहीं ज़्यादा बदतर हैं और अब ये देखना है कि दार साहब जब आएंगे तो वो क्या कर लेंगे। मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ बस। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजली का बहरान पहले से चल रहा है जब से ये हुकूमत आई है। बिजली महंगी एक दूसरा इशू हो गया। गंदम का बहरान और गंदम समेत जितनी भी खाने पीने की अशिया हैं उनका महंगा होना एक और इशू है। अब गैस का बहरान भी ये सर्दियों में आने जा रहा है। तो ये फिर एनर्जी के फ्यूल के दो, यानी बिजली और गैस दोनों आपके यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रहे। खाने का बहरान, इतने क्राइसिस हैं इकोनॉमिक। ये हुकूमत, तो आपको लग रहा है कि अभी भी इसमें कोई शक है ये जुमला कहने में कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है? देखिए, कैपेसिटी तो नहीं है इस हुकूमत में, इसमें कोई शक नहीं है। जो उनके वज़रा हैं, हम सब जानते हैं, उनके अंदर इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को एड्रेस करने का जो है ना वो नहीं है सलाहियत। फिर वो उनको खुद भी यकीन नहीं होता कि हम कितने दिन तक रहेंगे। मीडिया पे जब वो भी सुनते हैं गुफ्तगू कि तो पता चला कि आज गई तो कल गई, कोई अक्टूबर का डेट दे रहा होता है तो कोई सितंबर का डेट दे रहा होता है, कोई नवंबर का डेट दे रहा होता है, यही गुफ्तगू होती है ना मीडिया पे। तो वो भी हमारी तरह के इंसान ही हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता है कि हम नवंबर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, अक्टूबर में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वो क्या करे ऐसे माहौल में जब उसको खुद नहीं पता कि मैं कितनी देर रहूँगा। इस स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी में चाहे जितना भी काबिल आदमी हो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उन्होंने फिर ये मुनासिब भी समझा कि यार ये प्रोटोकॉल है, जब तक के है मज़े कर लो, 2 4 5 अगर बाहर के विजिट लग जाएं तो इससे क्या बेहतर हो सकती है, ज़रा सैर व तफरी भी कर लेंगे सरकारी खाते पे। वो इसी में सारा टेंशन है उनका। ये जो चैलेंजेस जिसका जिक्र कर रहे हैं, इनका इस पर किसी का कोई इस वक्त जो है वो अटेंशन नहीं है। अगर अटेंशन अगर है तो सिवाय मार धाड़ के, मारा मारी के अलावा कुछ भी नहीं है कि किस पे मुकदमा बनाना है, किसको बाहर निकालना है, किसको अंदर करना है। इसके अलावा मैं नहीं देखता हूँ कि कोई और किसी चीज़ पे अटेंशन है। काश ये हुकूमत जो है जितना अटेंशन मारा मारी पे दे रही है उतना ही अटेंशन, उससे ज़्यादा अटेंशन अगर इकॉनमी पे दे देती तो शायद हम आज ये इकॉनमी को इस अंदाज में डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो ये तो मारा मारी फिर डॉक्टर साहब ये तो अभी अगले अगस्त सितंबर तक ख़त्म होने को नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत कह रही है कि हम तो अपनी मुद्दत पर इलेक्शन करवाएंगे और वो होगा अगले साल अगस्त के बाद। तो ये तो इसका मतलब है आप एक पूरा साल आप हमें और मायूस कर रहे हैं फिर। देखिए, बात यह है कि अगर कोई जिद में आया हुआ है कि हमने इलेक्शन अगस्त में ही अगले साल कराना है तो खुदा की कसम कहता हूं मुल्क बर्बाद हो जाएगा। कसम खा के कहता हूं मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये मुल्क और ये मईशत अब इस किस्म के स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी
और इस तरह के पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इस तरह के पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसके बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। तो खुदारा रहम करे इस मुल्क पे, इस मुल्क के अवाम पे रहम करें, इस मुल्क के आने वाली नस्लों पे रहम करें। आज मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूं, मैं रोज देखता हूं कि हमारे नौजवान नस्ल इतनी ज्यादा मायूस हो गई है कि हर शख्स जो है इस मौके की तलाश में है कि मुझे मौका मिले, मैं मुल्क से भागूं। ये आलम हो गया है। हमारी फैकल्टी है, इसको रिटेन करना मुश्किल हो गया है। जिसको जरा सा मौका मिलता है हमारी फैकल्टी को, वो छोड़ता है मुल्क और निकल जाता है बाहर में जाकर। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो इस तरह के माहौल में अब रहना पसंद नहीं करते हैं। क्या इसी तरीके से हम मजीद 1 साल इस माहौल को लेकर चलाएंगे? ये नहीं चल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मुल्क के लिए बहुत नुकसान पहले ही हो चुका है। अब खुदा के वास्ते रहम कर दे इस मुल्क के ऊपर में। एक ब्रेक डॉक्टर साहब, आपकी ब्रेक के बाद वापसी पे मैं एक बुरी खबर, आप तो अगस्त के हिसाब से आपने ये सारा नक्शा बता दिया ना कि अगर अगस्त में इलेक्शन हो तो खुदा न खास्ता मुल्क की सलामती भी खतरे में पड़ रही है। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि हो क्या सकता है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तान के मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि अगर 1 साल और ये सियासी अदम इस्तेहकाम रहा और मुल्क में इलेक्शन ना हुए और इस्तेहकाम ना आया तो मुल्क एक बहुत बड़े ख़तरे से दो चार हो सकता है। डॉक्टर साहब, अफसोसनाक खबर यह है कि 18 अगस्त 2023 को तो ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन अगस्त में नहीं होगा, इलेक्शन नवंबर के पहले हफ्ते में या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होगा। तो आप मजीद 2-2.5 महीने और इसमें शामिल कर लें सर। देखिए, मैं तो कह रहा हूं अगस्त ही बहुत दूर है, बहुत दूर है मेरे नजदीक। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मुल्क की मैशत बर्दाश्त नहीं कर सकती है ये चीज, क्योंकि देयर इज नो क्रेडिबल गवर्नमेंट सिटिंग इन द कंट्री। जैसे मैंने कहा, देखिए इन वजीरों से मेरी भी बातें होती रहती हैं, बहुत सारे वजीरों से मेरी बात होती रहती है। वो सब परेशान हाल खुद भी हैं, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपने वो चीजें जो हैं वो बयान करें लोगों पब्लिक में आके कि वो कितने परेशान हाल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर वजीर को ये यकीन है कि पता नहीं हम कितने दिन रहेंगे यहाँ पर, तो वो क्या एक्शन ले जिसको खुद नहीं पता कि कल वो रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे माहौल में वो क्या कर सकता है? अगर थोड़ी बहुत भी उसके अंदर सलाहियत होगी तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है। तो जिस लेवल के जो हमारे वज़रा हैं, जिस उनका जो लेवल है, उनके अंडरस्टैंडिंग है, उनके हिसाब से चैलेंजेस हमारे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, उनके बस की बात नहीं है। हमें एक चाहिए स्टेबल गवर्नमेंट जो कम से कम उसको ये पता हो कि हम 5 साल के लिए हमें अवाम ने इलेक्ट किया है। अगर अवाम इसी मौजूदा हुकूमत ही को इलेक्ट कर ले तो फिर भी इनके पास एक तो ये होगा कि मैं इलेक्ट होकर 5 साल के लिए आया हूं, तो वो 5 साल के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन यहां तो ये है कि कल क्या होगा, अगले हफ्ते हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसे में जितना भी काबिल आदमी हो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी में और ये जो चैलेंजेस में अभी आने वाले जो चैलेंजेस हैं, बहुत सारे और चैलेंज अभी आने वाले चैलेंजेस भी हैं, और जो आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में भी कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया, ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जो इस मुल्क के लिए अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया, अगर हमारे पास लोग न रहे इसको एड्रेस करने वाले, तो बहुत मसाइल, ये मुल्क पहले ही मसाइल में डूब चुका है। अब जितना बचा हुआ है, अभी सर आप कहने के लिए अब तक जरा नाक से ऊपर हम मसाइल से बचे हुए हैं, ये भी डूब जाएंगे अब इस पे भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जिद ठीक नहीं है, ये जिद ठीक नहीं है। राइट डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में डेट रीशेड्यूलिंग की बात की है, इसका क्या मतलब है और ये फायदेमंद है हमारे लिए या नुकसानदेह है ये स्टेटमेंट?
मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर को लोगों ने मिसगाइड किया है। उनकी जो टीम है, चाहे वो वजारत ख़जाना की टीम हो या जिसने भी प्राइम मिनिस्टर के मुंह में ये अल्फाज डाला है कि आप ये कहें कि हम, आज मैंने अखबार में देखा कि वो पेरिस क्लब के जो $10 बिलियन के डेट हैं उसको हम रीशेड्यूल करेंगे। ये इंतहाई अहमकाना बातें हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये मैं इसमें फाइनेंस की जो टीम है, मैं उनको दोष दूंगा कि वो इसके जिम्मेदार हैं प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करने के लिए। ये हमने 2001 में तकरीबन $12.5 बिलियन का जो डेट था हमारा, बायलैटरल डेट जिसे कहते हैं, जिसको हम हरफ आम में पेरिस क्लब के डेट कहते हैं, ये रीशेड्यूल हो चुका है। इसमें तकरीबन 12.5 बिलियन में 11.3 बिलियन का अमाउंट जो है वो रीशेड्यूल हो चुका है। कुछ जो है तकरीबन $1 बिलियन के करीब जो है डेट की कैंसिलेशन हो गई थी, जिसमें अमेरिका के $1 बिलियन का डेट था, उन्होंने कैंसिल कर दिया था। इसी तरीके से छोटे छोटे डेट थे, 18 मिलियन, 20 मिलियन, 14 मिलियन के, वो भी मुख्तलिफ मुल्कों ने उसको माफ़ कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। इसी तरीके से ये जो है $12.5 बिलियन जो हमारा डेट था पेरिस क्लब का, ये हो चुका है। इसके 2 कंपोनेंट थे। एक था कहलाता है ODA, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मेरा जो वो है टारगेट, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उनके लोगों को मैं मुखातिब करके कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इकोनॉमिक सर्वे में 2002-2003 का इकोनॉमिक सर्वे में 154 नंबर पेज पे टेबल 10.2 दिया हुआ है, इसको देख लो, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है। इसमें जो 68% जो डेट था 12.5 बिलियन में, ये था ODA, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस कहते हैं। ये चीप लोन था, ये गवर्नमेंट के लोन होते हैं, पब्लिक सेक्टर उनके एंटरप्राइजेस के लोन थे। ये इसका वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट 2.3% था। ये 38 ईयर्स के लिए रीशेड्यूल हो चुका था, यानी कि 2001 में ये हुआ है, दिसंबर 2001 में, तो उसमें 38 ईयर्स ऐड कर दे तो ये तो 2039 तक तो ये रीशेड्यूल हो चुका है ये वाला। राइट। जो दूसरे डेट था 1/3 जो था 32%, ये था नॉन ODA। ये बेसिकली होते हैं मुल्कों के, कोई सप्लायर के क्रेडिट देता है, कुछ उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें दे देते हैं, तो ये तकरीबन 4 बिलियन के करीब ये थे। तो वो जो है वो 25 साल के लिए रीशेड्यूल हो चुका है। तो उसमें कुछ ग्रेस पीरियड था, 15 साल का के लिए रीशेड्यूल हुआ है, कुछ 5 साल ग्रेस पीरियड था, और उसके बाद तो ये 2016 से तो इसकी पेमेंट हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ये तो बहुत थोड़े से डेट है। तो कहना कुछ और चाहिए था, किसी को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि 10 बिलियन, पेरिस क्लब का डेट भी 10 बिलियन नहीं है, टू बी एग्जैक्ट $9.2 बिलियन रह गया है। ये 12.5 बिलियन था, ये कम होते ये 9.2 बिलियन है। इसकी क्या रीशेड्यूल कराइए, ये तो पहले रीशेड्यूल हुआ है। इसके अलावा जब पैंडेमिक आया था तो G20 ममालिक ने अपने जो डेट की पेमेंट थी उसको भी 5 साल 6 साल के लिए उसको मौखर कर दिया था कि इसको पीछे ले जाएंगे, तो वहां से भी आपको सहूलत मिला हुआ है। तो हम किस चीज की बातें कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के जबान से निकलवा दिया, और हमारा जो बॉन्ड था इंटरनेशनल मार्केट में उसमें उसको तहस नहस कर दिया। उस बॉन्ड पे, उसकी बॉन्ड के प्राइसेस जो है वो आसमान पे पहुंच गई है जाके। राइट, यानी तो ये प्राइम मिनिस्टर से एक गैर स्टेटमेंट उन्होंने कही, अब वो उसके पीछे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ही दोष आ सकता है, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।